हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विद्युत धारा के टॉपिक पढ़ने वाले हैं। विद्युत शक्ति। आज डे 6 में अपडेट हो चुका है। डे 6 छठा क्लास आज है। तो इसमें आज हम पढ़े हैं कि विद्युत शक्ति क्या होता है। तो हम सब जानते हैं शक्ति किसको कहते हैं। कार्य करने की जो दर होता है उसी को हम क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। जैसे कोई आदमी है, कोई बंदा है, कोई बंदा होता है जो काम क्या करता है, धीरे धीरे कोई काम करता है। कोई आदमी है जो क्या करता है, बहुत फास्ट काम करता है। जो बहुत फास्ट काम करता है उसका शक्ति क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जिसके पास शक्ति कम होता है वो क्या होता है, काम बहुत धीरे धीरे करता है। यानी धीरे धीरे करने का मतलब जो समय क्या करता है वो ज्यादा लेता है। अगर फास्ट काम करते हैं तो उसमें शक्ति हम सबका ज्यादा होना चाहिए उसमें। तो भाई यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो किसके द्वारा काम किया जाएगा, किसके द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा। किसके द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा कार्य किया जाएगा। तो उसे को हम क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा द्वारा कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका संकेत कुछ होता है, इसका संकेत P होता है। P बराबर W/T हो जाएगा। यहाँ पर W क्या है, कार्य है, या फिर इसे क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कहेंगे। T मतलब समय। अब यहाँ से जो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होगा, ऐसा यूनिट, ऐसा ही मात्रक क्या होगा, वाट होता है। दूसरा कुछ हो सकता है, यहाँ से जो कार्य का जो ऐसे मात्रक होगा जूल, इसका सेकंड, तो जूल पर सेकंड। और पिछला दिन हम सब पढ़ चुके हैं कि जो हीट होता है, विद्युत ऊर्जा या कार्य भी इसको कह सकते हैं। कार्य कब VQ एक फॉर्मूला है, I²RT V²/RT VIT। ये सब किसका फॉर्मूला है, वर्क का, कार्य का, या फिर ऊष्मा का। यहाँ से P का और भी क्या हो सकता है, P बराबर W/T होता है। W से यहाँ क्या लग सकता है, VQ/T हो सकता है। और क्या हो सकता है, I² RT/T। ये वाला रखेंगे तो V²/R × T, इतना YT। एक और क्या हो जाएगा, VIT। यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, ये TT कैंसिल, I² R एक है, V²/R, ये क्या हो गया, VI। ये VQ/T ही रहेगा। तो यहाँ से भी क्या होगा, ऐसा ही मात्रक निकल सकता है। पहला ऐसा ही मात्रक वाट, दूसरा जूल पर सेकंड, तीसरा हो जाएगा वोल्ट कूलम। क्यू का क्या होता है, चार्ज, आवेश का, कूलम समय का सेकंड। तो वोल्ट कूलम पर सेकंड हो सकता है। इससे क्या हो सकता है, एम्पियर के स्क्वायर सेकंड। इसका वोल्ट के स्क्वायर, रेजिस्टेंस है तो ओम। और इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर। तीसरा से जो पावर विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वो कितना है, टोटल कितना, 5 हो सकता है। 5 में से कोई भी हो सकता है, लेकिन मेनली जो यूज होता है कौन, ये होता है। अदर यूनिट क्या हो सकता है, अदर यूनिट अदर यूनिट इसको किलोवाट भी कर सकते हैं। किलोवाट यानी वो तो वाट से ही बना है। 1 किलोवाट का जो वैल्यू होता है, किलो मतलब 1000 वाट। तो किलोवाट एक है, ये यूनिट किसका होगा, पावर का, यानी विद्युत शक्ति का। एक होता है 1 किलोवाट आवर, ये होता है 3.6 × 10⁵ जूल। ये किलोवाट किसका यूनिट है, शक्ति का। जबकि किलोवाट आवर किसका यूनिट है, ये विद्युत ऊर्जा का है, विद्युत ऊर्जा का। इसी को हम क्या कह सकते हैं, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, या फिर इसी को लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला, एक यूनिट बराबर क्या होता है, इसका भी बहुत यूज होता है। ये सब तो ध्यान रखना है। अभी आता है कैसे, तो इसको हम निकाल सकते हैं, प्रूफ भी देख सकते हैं। 1 किलोवाट आवर = 3.6 × 10⁶ जूल। तो इसमें LHS आते हैं,
तो 1 किलो, किलो का वैल्यू कितना 1000 वाट। 1 घंटा और कितना सेकंड 3600 सेकंड। तो यहाँ से 3.6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 कितना जीरो 10 की पावर 6 जीरो वाट इंटू सेकेंड। 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। तो 1 किलो वाट आवर बराबर इतना जूल, ये भी ध्यान रखें। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम सब नेक्स्ट टॉपिक पहुंच गए हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग। तो ऊष्मीय प्रभाव का जो उपयोग होता है वो कहाँ करते हैं हम सब? तो ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग पहला करते हैं हम सब विद्युत तापक में, इलेक्ट्रिक हीटर, जो घर में हम सब यूज करते हैं, हीटर का उपयोग करते हैं घर में पानी को गर्म करने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए। इस तरह से विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब और विद्युत फ्यूज, ये समय विद्युत धारा क्या करते हैं हम सब ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। क्योंकि इससे जब विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है तो ये क्या करता है, ये ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिसके कारण पानी गर्म हो जाएगा, खाना बन जाएगा, या फिर लाइट भी देता है, प्रकाश भी दे सकता है। तो ये सब में एक चीज कॉमन होता है कि इसमें एक ऐसा चीज रखा जाता है जो क्या करे, ऊष्मा उत्पन्न करे। तो जो ऊष्मा उत्पन्न करने वाला जो एक चीज उसमें रहता है, एक वस्तु रहता है, उसी को हम क्या कहेंगे, तापन अवयव कहते हैं। तो तापन अवयव क्या होता है, किसी विद्युत उपकरण का वह भाग, किसी विद्युत उपकरण का वह भाग जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहेंगे, तापन अवयव कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर होता है तो उसमें जो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है वो कौन करता है, उसमें नाइक्रोम रहता है, नाइक्रोम का तार लगा रहता है। जैसे ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो नाइक्रोम का तार गर्म होता है, गर्म होकर के ग्लो करता है, प्रकाश भी देता है, हीट भी देता है बहुत ज्यादा। तो इसी हीट से हम सब क्या करेंगे, खाना बना लेते हैं। तो सबसे जो मुख्य होता है तापन अवयव, सबसे मुख्य कौन सा है, नाइक्रोम होता है। ये मिक्सचर होता है, ये मिश्र धातु है, निकेल, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, ये 4 धातु का क्या है, ये मिश्र धातु होता है। अब सभी में तापन अवयव अलग अलग होता है। जैसे कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम सब, विद्युत तापक में करते हैं। तो विद्युत तापक में जो तापन अवयव है वो कौन सा है, नाइक्रोम। विद्युत बल्ब में कौन सा है, फिलामेंट। जबकि विद्युत फ्यूज में टीन और लेड का मिश्र धातु। इसमें एक तार यूज करते हैं हम सब विद्युत फ्यूज में, क्या होना चाहिए, टीन और लेड का मिश्र धातु होना चाहिए, या फिर टीन और जस्ता भी होता है, टीन और जस्ता का मिश्र धातु होना चाहिए। ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब तापन अवयव के गुण कुछ होना चाहिए। तापन अवयव का गुण ये है कि इसका जो प्रतिरोधकता होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जैसे हम सब जानते हैं R बराबर L बटा A। अगर ये प्रतिरोधकता अधिक होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस अधिक होगा। और हीट बराबर जानते हैं हम सब I स्क्वायर RT। तो ज्यादा हीट चाहिए हमको, ज्यादा ऊष्मा चाहिए तो R ज्यादा होना चाहिए, प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए। प्रतिरोध ज्यादा होने के लिए क्या चाहिए, प्रतिरोधकता ज्यादा चाहिए। तो जो तापन अवयव है उसका प्रतिरोधकता अधिक होना चाहिए ताकि साधारण लंबाई और मोटाई पर प्रतिरोध अधिक हो। ये सब कॉमन है। ये साधारण अगर जितना मोटाई उतना ही ले लें तो आराम से ये दे देगा, क्योंकि ये हाई रहेगा। अगर हाई नहीं लेता रहता तो लंबाई को क्या करना पड़ता, हमको लंबाई को बढ़ाना पड़ता है रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, और थिकनेस उसको क्या करना पड़ेगा, पतला करना पड़ता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम किसमें, फिलामेंट में करते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं विद्युत बल्ब में। विद्युत बल्ब में देखते हो जो फिलामेंट रहता है वो क्या होता है, बहुत पतला तार का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो टंगस्टन का उपयोग होता है, टंगस्टन, उसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो लो होता है, कम होता है। तो कम होगा लेकिन हमको रेजिस्टेंस क्या रखना है, प्रतिरोध हाई रखना है। तो प्रतिरोध हाई रखने के लिए क्या चाहिए हमको, लंबाई को ज्यादा करना पड़ता है। और लंबाई ज्यादा कैसे करते हैं, लंबाई उसको ज्यादा करते हैं ऐसे लपेट लपेट घुड़मुड़ा देते हैं। घुड़मुड़ाने से क्या होगा, ज्यादा लंबा बढ़ जाएगा। इतना लंबा तार को क्या करेंगे हम, इतना लंबा तार रहेगा उसको हम घुड़मुड़ा देंगे तो बहुत छोटा एरिया में कवर हो जाएगा। तो उसके लंबाई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ता है। साथ साथ तार को क्या करना पड़ेगा, पतला करना पड़ता है, यानी मोटाई घटाना पड़ता है, जिस कारण उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगला है गलनांक क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। गलनांक अधिक होने से क्या फायदा है कि ये पिघलेगा नहीं, ये नहीं पिघलता है। ये विद्युत तापन अवयव का ये गुण हो गया। विद्युत तापक जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इलेक्ट्रिक हीटर
तो इलेक्ट्रिक हीटर किसको कहेंगे? ये विद्युत तापक विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। ऊष्मीय प्रभाव, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो क्या देगा? ये ऊष्मा देगा। अगला है कि जिसमें नाइक्रोम के तार को चीनी मिट्टी के आधार पर फैले जाते, इसमें चीनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसी पर ये क्या रहेगा? फैला हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे फैला रहता है। नाइक्रोम का प्रतिरोधकता क्या होता है? अधिक होता है। प्रतिरोधकता अधिक होगा, जिसके कारण ये हीट क्या देगा? ऊष्मा ज्यादा देगा। क्योंकि ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो तो ये ज्यादा हो जाएगा। और गलनांक भी अधिक होना चाहिए। अगर गलनांक कम रहता तो वो क्या होता? पिघल जाता। तो इस तरह से अगला पढ़ेंगे हम सब विद्युत बल्ब और विद्युत फ्यूज। दूसरा आ गया विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब क्या है? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर ही आधारित होता है विद्युत बल्ब भी। तो विद्युत बल्ब जो होता है या भी विद्युत बल्ब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है, जिसमें एक फिलामेंट रहता है। इसमें क्या रहता है? ये बल्ब देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है? एक फिलामेंट है, एक फिलामेंट रहता है। ये फिलामेंट का प्रतिरोध और गलनांक दोनों क्या होता है? इसका प्रतिरोध भी अधिक होता है और गलनांक भी अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक रहने से क्या फायदा होगा? कि प्रतिरोध अधिक रहने से ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा। फिलामेंट मुख्यतः टंगस्टन के बना। ये फिलामेंट बना किसका रहता है? तो मुख्य रूप से टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट में कांच बल्ब के भीतर निम्न दाब पर नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस भरा रहता है। ये जो फिलामेंट होता है वो किसमें? ये कांच बल्ब है, बल्ब के अंदर, कांच बल्ब के अंदर क्या? कांच के अंदर रखा रहता है। इसमें फिलामेंट को निम्न दाब पर, इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा रहता है। फायदा क्या होगा? ऑक्सीजन क्यों नहीं भरेंगे? तो ऑक्सीजन भरने से क्या होगा कि वो गल जाएगा, मतलब जल जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीकृत करने से वो राख बन के क्या होगा? गिर जाएगा। लेकिन जब ये नाइट्रोजन और आर्गन निष्क्रिय गैस होता है, ये रिएक्शन करने की इसके पास क्षमता न के बराबर होता है, जिसके कारण ये फिलामेंट है जो ऑक्सीकृत नहीं हुआ। तो इसलिए हम इसके अंदर क्या भरते हैं? नाइट्रोजन और आर्गन जैसा निष्क्रिय गैस भरा जाता है, ताकि जो फिलामेंट है वो ऑक्सीकृत न हो। निम्न दाब पर रहने से ऊष्मा का क्षय संवहन विधि द्वारा बहुत कम होता है। अब निम्न दाब पर क्यों भरते हैं? ताकि उसमें जो ऊष्मा का क्षय हो संवहन विधि से कम। संवहन विधि किसको कहते हैं? ऊष्मा का क्षय मेनली 3 रूप से होता है। पहला चालन, दूसरा संवहन, तीसरा होता है रेडिएशन, विकिरण। तो चालन विधि द्वारा क्षय ऊष्मा का होगा तब जब ये सॉलिड होता है। जब सॉलिड हो यानी ठोस में चालन विधि द्वारा होगा क्षय, और लिक्विड और गैस, द्रव और गैस में मेन रूप से जो होता है क्षय वो किसके द्वारा होता है? कन्वेक्शन, संवहन की विधि द्वारा। तो इसमें मेन रूप से क्या है? गैस है। तो इस गैस में क्या हो जाएगा? संवहन विधि द्वारा क्षय होता है, लेकिन निम्न दाब पर भरने से क्या होगा? ये कम हो जाएगा। और रेडिएशन होता है विकिरण। विकिरण मेन रूप से वहां पर होता है जहां पर कोई भी चीज प्रेजेंट न हो, यानी वैक्यूम। निर्वात में ऊष्मा का क्षय किसके द्वारा होता है? तो ये होता है किसके द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। जैसे कि सन से हमारे यहाँ ऊष्मा पहुंच जाता है, किस विधि द्वारा? तो विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। क्योंकि कुछ ऐसा लेयर होता है जहां पर क्या हो? कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहता, तो वहां पर ना तो कन्वेक्शन काम करता है, संवहन काम करता है, नहीं चालन काम करता है। काम क्या करता है? रेडिएशन, विकिरण विधि। विकिरण विधि द्वारा सन से यहाँ पर एनर्जी पहुंचता है। तो ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है कि फिलामेंट में टंगस्टन का तार पतला और कुंडलित क्यों होता है? देखो कि इसमें जो तार होता है वो क्या होता है? पतला और कुंडलित होता है। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि इसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाए। हम जानते हैं कि R बराबर कुछ होता है प्रतिरोध के फार्मूला, रोयल बाई ए। अगर प्रतिरोध बढ़ाना है तो लंबाई क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है, और क्षेत्रफल को घटाना पड़ता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम जानते हैं टंगस्टन का प्रतिरोधकता कम होता है। इसका जो प्रतिरोधकता है यही प्रतिरोधकता ये कम होगा। जब ये कम होता तो ये कम हो जाता। ये कम है तो ये कम हो जाता, लेकिन अब ये कम है तो ये कम हो जाता। तो इसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको बढ़ाना पड़ेगा और इसको घटाना पड़ेगा। तो यही कारण है कि इसका प्रतिरोधकता कम है। तो फिलामेंट के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा लंबा तार और कम मोटा तार की आवश्यकता पड़ा है। ज्यादा लंबाई क्या चाहिए? ज्यादा, और जो उसका मोटाई है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए।
क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के कुछ होता है व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ से देख रहे हैं ऊपर में है तो क्या हो जाएगा समानुपाती, या नीचे में है तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अतः हमें ज्यादा लंबा तार को बल्ब के अंदर कम क्षेत्रफल में रखने के लिए कुंडलित करना पड़ता है। अब इतना लंबा तार है तो इतना बड़ा बल्ब रहता है नहीं ना, इसको अब छोटा करना तो क्या करेंगे हम, इसको लपेट देंगे। जैसे इतना लंबा तार है, इतना लंबा, और इसको इतने से एरिया में कवर करना है तो क्या करेंगे, इसको हम कुंडलित ऐसे ऐसे कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। जैसा स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग क्या सुटकर होता है, इसको खींच के क्या कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। तो उसी तरह से उसको कुंडलित करने से क्या होगा कि कम क्षेत्रफल में ज्यादा लंबा तार समाहित हो जाएगा। तो उसको कुंडलित करना पड़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ज्यादा, क्योंकि ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए प्रतिरोध अधिक होना पड़ता है। तो मेनली हमको प्रतिरोध को बढ़ाना है ताकि ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न हो, तो इसलिए क्या होता है तार को पतला और कुंडलित किया जाता है। अब अगला आता है कि विद्युत फ्यूज। तीसरा उपकरण कौन सा, विद्युत फ्यूज। फ्यूज देखे होंगे घर में जुड़ा रहता है, बोर्ड में लगाया हुआ रहता है। तो फ्यूज क्या होता है, यह एक सुरक्षा युक्ति है। क्या ये हमारे सुरक्षा करता है, जो भी विद्युत परिपथ होता है उसको ये क्या करेगा, सुरक्षा करता है। जैसे ही ज्यादा वोल्टेज आता है या करंट आता है तो वो क्या होता है, फ्यूज गल के गिर जाता है, जिसके कारण आगे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, और प्रवाहित नहीं होगा तो हमारा जो पंखा है, टीवी है, ये सब के सब क्या होता है, उपकरण जलने से बच जाते हैं। तो ये क्या है, ये सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत धारा किस पर आधारित है, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इसमें उपयोग किया जाने वाला तार का प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है। इसमें जो तार का उपयोग करते हैं उसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। अधिक रहने से क्या होगा, ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न करेगा, ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न करेगा तो वो गलेगा जल्दी। गलनांक इसका निम्न रखते हैं ताकि ये तुरंत के तुरंत क्या हो जाए, गल जाए। गलनांक कम होता, तार मुख्यतः टीन और, अब तार जो बना रहता है वो किसका जनरली बना रहता है, टीन या लेड का मिश्रण होता है, या फिर टीन और जस्ता का मिश्र धातु होता है। अब ये तो ठीक है। अब इसको विद्युत फ्यूज का हम जोड़ते किस में है, तो विद्युत फ्यूज का तार को उसी में जोड़ते हैं जो विद्युन्मय तार, लाइव वायर, जो चार पोल यानी जो पोल पर से डायरेक्ट तार आता है उसी में इसको हम जोड़ते हैं, जिसको गर्म तार कहते हैं हमसे जनरली आमचाल बोलचाल की भाषा में। तो विद्युत फ्यूज का उपयोग किसमें करते हैं, विद्युन्मय तार यानी लाइव वायर में किया जाता है। अब अनुमय तार क्या होता है, तो कभी फ्यूज क्या होता है, फ्यूज गलता है तो एक निश्चित करंट होता है उसके ऊपर, अगर जैसे 5 एम्पीयर से ऊपर बढ़ जाएगा तो गल जाएगा। अगर 5 एम्पीयर प्रवाहित होने वाला तार है तो उसको क्या कहते हैं, 5 एम्पीयर अनुमतांक कहेंगे। कोई तार है जो 10 एम्पीयर प्रवाहित होने के बाद गलेगा तो उसका अनुमतांक कितना हो जाएगा, 10 एम्पीयर। यानी विद्युत धारा का वैसा मान जिस पर फ्यूज तार क्या हो, गल जाए, उसको क्या कहते हैं, उस फ्यूज का अनुमतांक कहते हैं। विद्युत धारा का वह महत्तम मान जिस पर फ्यूज गल या टूट जाता है उस मान को क्या कहते हैं, फ्यूज का अनुमतांक कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आज विद्युत धारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसका हम न्यूमेरिकल देखेंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।